अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोमान तबस्सुम है। मेरे साथ शेख फैसल मुनीर है। हम दोनों यूके इमिग्रेशन लॉ को डील करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे जिससे आपको फायदा हो सके। शेख साहब, आज हम बात करेंगे स्किल्ड वर्कर वीजा को लेके। लोग स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करते हैं और उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं और हर इंटरव्यू दूसरे इंटरव्यू से डिफरेंट हो रहा है। होम ऑफिस की कोई स्ट्रेटेजी है, पॉलिसी है, क्या चीज है, हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ उस इंटरव्यू के बाद लोगों के वीजे रिफ्यूज हो रहे हैं और लोग एडमिन रिव्यू में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं और जाना भी नहीं चाहते, जा भी रहे हैं। इस तरह की मिली जुली चीजें हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं। हम लोग पूछते हैं कि क्यों एडमिन रिव्यू करें। पहले मुझे ये बताइए कि स्किल्ड वर्कर वीजा को लेके अचानक से जो होम ऑफिस ने इंटरव्यू करने शुरू किए हैं, और हैरानगी इस बात के ऊपर है कि इंटरव्यू 30 मिनट से लेके 3-3 घंटे के इंटरव्यू हो रहे हैं। करना क्या चाह रहा है होम ऑफिस, निकालना क्या चाह रहा है उन लोगों से कि इतना लंबा इंटरव्यू। हमारे जो एप्लीकेंट्स हैं वो बच्चे ही कह लें, वो बच्चे इस चीज के लिए रेडी नहीं थे। कैसे इसको डील करें इस सिचुएशन को? सबसे पहले तो शुक्रिया आप हैविंग दिस वीडियो। आपने एक सवाल के अंदर एक समंदर जो है पूरा बहरुल कायल आपने मेरी तरफ चला दिया है, उसका जवाब मैं स्टेप बाय स्टेप देता हूँ। पॉइंट ये है कि अब आप कह रहे हैं कि इंटरव्यूज के बारे में, मान साहब आपको भी और मुझे भी पता है, शायद हमने पहले भी इस बात को शायद डिस्क्लोज किया था कि होम ऑफिस, इन क्लियर वर्ड्स में मैं अब आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि होम ऑफिस ये समझता है कि आपने ये बाय की है। होम ऑफिस पॉजिटिव नहीं सोचता। बाय किया मतलब कॉस्ट लेटर आपने जॉब बाय की है, जॉब बाय की, पैसे देके आपने कॉस्ट लेटर लिया, वर्क परमिट जी, इसीलिए तो आधे लोगों ने लिया होगा, आधे जेन्युइन भी होंगे। देखिए रोमान साहब, जो जेन्युइन है वो कहते हैं कि एक मछली जो है पूरे तालाब को खराब करती है। यहाँ पे तो आपको पता है कि होम ऑफिस के पास हमारे ही जो लोग वर्क परमिट पे आए हैं, जिनके एम्प्लॉयर सीज हो गए, उन्होंने फिर जो कंप्लेंट्स डाली हैं, इतनी खूबसूरत कंप्लेंट्स डाली हैं कि किसी ने ये कहा कि जी मैं एक फल लेने गया तो वहां से मुझे किसी एजेंट ने बुक कर लिया और मैंने ये कॉस्ट दी और यहाँ आ गया, ऐसे कहता है कि जी मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, मैं आपको जॉब साइन ही नहीं कर सकता। इस तरह की जब आप होम ऑफिस को कंप्लेंट्स करेंगे तो होम ऑफिस डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा सोचेगा। और हमने तो फिर कुछ काम ऐसे किए हुए हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती। अब सवाल आपका ये है कि जी स्किल्ड वर्कर पे ये इंटरव्यूज क्यों आ रहे हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि होम ऑफिस इससे पहले जब बहुत अच्छा वक्त था, आपने जिसका भी रोमान साहब फॉस पे वीज़ा अप्लाई किया, वो क्या रिजल्ट है उसका, वो लग डिपेंडेंट्स के लग गया। फिर होम ऑफिस को ग्रेजुअली पता चला, आप लोगों ने आके यहाँ पे एक मैस फैलाया। मतलब होम ऑफिस जो एक सुपर पावर पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रही थी, उनको अब आके पता लगा, सोए हुए थे पहले। हाँ जी, वो फिर आपको भी पता है कि फिर उन्होंने पहले डिपेंडेंट्स को बैन किया, क्योंकि उस डिपेंडेंट्स में भी कुछ डिपेंडेंट्स ना होने के बावजूद डिपेंडेंट्स बन के आ रहे थे। महल्ले वालों के बच्चे भी आ रहे थे। यस, मतलब है गुजरांवाला, हाँ जी, गुजरांवाला का एप्लीकेंट है और मतलब है अल्लाह ना करे कराची का उसका डिपेंडेंट आ रहा है बन के। तो ये तो आपने काम किया, ये तो सच है, तो उनको ये करना भी चाहिए था फ्रैंकली स्पीकिंग, जो हमने किया। तो रुमान साहब, पॉइंट ये है कि अब इंटरव्यूज आ रहे हैं इसलिए, और आप मुझे खुद बता दें कि बाज़ औक़ात हम जब इंटरव्यूज की प्रेपरेशन होती है, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट वही सवाल पूछे जा रहे होते हैं। लेकिन रुमान साहब, जिसके पास राइट है कि वो इस इंटरव्यू को कैसे ले रहा है और उनका टारगेट क्या है, कि इंटरव्यू करने का मकसद जो है उसके बिहाइंड यही है कि हमने इसको क्या करना है, रिफ्यूज करना है। अच्छा शेख साहब, हम लोगों के इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं जी, कोशिश करते हैं 50, 60, 70 और बाज़ दफ़ा कुछ क्लाइंट्स को 100 क्वेश्चन तक हम तैयार करवाते हैं। हमारे पास कोई बुक तो है नहीं। एग्जैक्टली हर क्लाइंट की अपनी सिचुएशन, उसके मुताबिक क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं या उसके मुताबिक आंसर उन्हीं के पास मौजूद होते हैं। मतलब आपका जो कॉस्ट लेटर है उसी में क्वेश्चंस हैं, 100%। आपकी एप्लीकेशन है उसी में क्वेश्चन है, 100%। आपकी प्रीवियस एजुकेशन, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस। हम आपको सिर्फ कोशिश करते हैं कि आपकी चीजें अच्छे तरीके से आपको ही बोलना आ जाएं। अब शेख साहब, यहाँ पे हो ये रहा है, हर एक एप्लीकेंट से डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। हम किसी को लेट से 50 क्वेश्चन तैयार करवाए, एक भी क्वेश्चन उसको उसमें से नहीं आया, वो कहता है जी कि मुझे तो उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आया। अनसीन सिचुएशंस आ रही हैं ऐसे जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी नहीं है। जॉब डिस्क्रिप्शन कोई और है, क्वेश्चन कोई और किया जा रहा है होम ऑफिस की तरफ से। यहाँ पे अब क्लाइंट क्या करें, कैसे डील करें? देखिए रुमान साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है कि अगर लेट से तैयारी करवाएगी, और वो पहली बात तो आप मुझे ये फिगर आउट कर दें कि क्या वो जो क्वेश्चंस रेज किए गए होम ऑफिस की तरफ से, वो क्या कहीं तीसरी कॉस्ट से मुतल्लिक थे? डेफिनेटली उसी से मुतल्लिक थे। अब देखें, आपने कॉस्ट लिया है, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन देखनी है, आपने अपना स्पेशल कोड देखना है,
उसके अंदर सैलरी क्या है, एम्प्लॉयर की आपने ये चीज देखनी है कि एम्प्लॉयर का वर्क किस साइड पे ज्यादा है और एम्प्लॉयर आपसे क्या डिमांड कर रहा है, जिस बुनियाद पे आपको उसने एलोकेट की, वो जॉब असाइन की। और उस जॉब के अंदर आप जब किसी जगह पे यूके में आके, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप विजुलाइज करें, आप उस सीट पे आके बैठ जाएंगे, एडमिन बैठ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाएंगे, कस्टमर सर्विसेज में ऑफिस मैनेजर बन जाएंगे। तो उसके साथ आपकी ये भी एक तरह से इस पे मैं समझता हूँ प्रेपरेशन होनी चाहिए कि उस सीट पे बैठ के और क्या क्या चीजें मुझे एक्सेल देखना है अगर ये रिलेटेड जॉब है, सीआरएम सॉफ्टवेयर, क्लाइंट्स की केस सेटिस्फेक्शन पे मैनेजमेंट सिस्टम देखना है, आपने ये देखना है, इंश्योरेंस उसमें कॉल इन क्वेश्चन है, हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू है। आपको ये चीजें जब आपको नहीं पता होती तो वो आप माशाल्लाह एक ऐसी ही मिलती जुलती सिचुएशन में आप एक एक्सपीरियंस लेटर। अच्छा शेख साहब, आपके कॉस्ट लेटर पे जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ और लिखी हुई है, पूछा कुछ और जा रहा है, क्या एज ए एप्लीकेंट आप होम ऑफिस को इंटरव्यू के दरमियान में ये बोल सकते हैं कि ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है? क्या पूछ रहे हो आप मुझसे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है मान साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस क्वेश्चन पे स्पेशली। मान साहब आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अगर आप कॉम्पिटेंट हैं और आप उस जॉब के लिए अपने आप को फिट समझते हैं और आप उसका एक्सपीरियंस रखते हैं, आपने जैसे एक्सपीरियंस लेटर लगाया, तो मान साहब फिर आप यकीनन होम ऑफिस को कह सकते हैं कि ये मेरे से रिलेटेड है कि नहीं। पोलाइट मैनर्स में पूछे, नहीं ये करेज होनी चाहिए। हाँ यस, कि जी आप ये क्वेश्चन मेरी करेज किस में होगी? उसमें होगी जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, जिसकी प्रेपरेशन, जो जेन्युइन होगा, जो जेन्युइन एम्प्लॉय होगा उसके अंदर ये करेज होगी होम ऑफिस को ये बोलने की कि भाई साहब ये क्या क्वेश्चन कर रहे हो, मेरी तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, मेरी ये एजुकेशन ही नहीं है, मेरा ये एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप मेरे से जो क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ और कर रहे हैं, प्लीज रेलिवेंट टू माय जॉब क्वेश्चन करें, रेलिवेंट टू माय एक्सपीरियंस, रेलिवेंट टू माय एजुकेशन आप मुझसे क्वेश्चन करें। ये मतलब आप मुझे बताएं उसकी फर्क करना मतलब रिफ्यूज करना। जब वो आपका पोर्टफोलियो, सीवी, आपका एक्सपीरियंस लेटर पढ़ता है और वो समझता है कि आप मास्टर्स हैं, बैचलर्स हैं, होम ऑफिस फिर यकीनन आपसे फिर दाएं बाएं के क्वेश्चंस पूछता है, उनको कहीं ना कहीं ये समझ आ जाती है कि आप इस बात का क्वेश्चन का आंसर सही दे देंगे, तो वही वाली बात कि वो सवाल इररिलेवेंट होगा और आप उसमें फिर फंस जाएंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि रुमान साहब एक बैरियर है, क्योंकि इंग्लिश और क्योंकि आप जिस कंट्री से हैं वो एक बैरियर जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है और वहाँ पे फिर आप फंबल करते हैं और आप उस कॉन्फिडेंस के साथ समझते हैं हो मैंने अगर माजरत के साथ किसी इंग्लिश पर्सन को ये कह दिया कि जी ये आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल पूछ रहे हैं, तो आप इसके लिए जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप जेन्युइन होंगे, मैंने उसको कहा कि वो जब कॉम्पिटेंट होगा, स्किल्ड होगा, तो वो तो सवाल पूछ लेगा कि ये सर सवाल मुझे, आपने अगर आप जेन्युइन है तो डर किस बात का है? सवाल यही आप बोलें कि ये आपसे रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा सर, अब एक्सपीरियंस लेटर जमा करवाया तो साहब सवाल आपसे इसको क्लियर कर दूं, सवाल आपको पेपर मेरा हो रहा है मैथ का, मुझे आप साइकोलॉजी का या इस्लामियात का सवाल पूछेंगे तो यकीनन आप इतने समझदार तो हैं ना, और आपको अगर साउंड कर रहा है कि ये सवाल क्या है, मैंने इसका जवाब हर सूरत ही देना है, या तो आप गलतियां करेंगे, या आप बोलें इररिलेवेंट है, या आप बोलें इसको रिफ्रेश करें, मुझे समझ नहीं आ रही। शेख साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सपीरियंस लेटर जमा करवाया था, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे और होम ऑफिस ने रिफ्यूजल लगा दिया कि आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई नहीं हो सका, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो सके। ऐसी सूरत हाल में जो रिफ्यूजल लग के आता है, क्लाइंट हमसे क्वेश्चन करता है, नंबर 1 क्या मैं एडमिट रिव्यू में जाऊं, नंबर 2 कि क्या मैं फ्रेश एप्लीकेशन करूं। इन दोनों सूरतों में से क्लाइंट को हमें क्या एक इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, मशवरा देना चाहिए कि क्या करे वो? देखिए रुमान साहब, पहला सवाल तो ये है कि बगैर सोचे समझे मैं ये कहूंगा कि जब आपको उन्होंने रिफ्यूज किया इन पॉइंट्स पे तो आपको एडमिन रिव्यू तो लाजमी। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर उन्होंने आपके एक्सपीरियंस रिलेटेड है तो आप अपने अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस लेटर तो आप अपने एम्प्लॉय से अच्छा लेटर लिखवा। अच्छा, यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है। हाँ। ट्विस्ट ये है कि जब एक्सपीरियंस वेरीफाई नहीं हो सका तो 10 ईयर का बैन भी लगाते हैं। रिफ्यूजल जब आता है तो 10 ईयर का बैन है, 320 लगता है आप पे। ये ट्विस्ट है। अब आपके ऊपर 10 साल का बैन लग गया और आप पूछ रहे हैं कि फ्रेश एप्लीकेशन करूं, तो बैन जब लग गया तो फ्रेश एप्लीकेशन सबसे पहली और बात तो ये है कि अगर आप पे डिसेप्शन लग गया तो फिर तो आप एक तरह से ट्रबल इन ट्रबल हो गए ना। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको फिर एडमिन रिव्यू उसको एज ए पहला समझना चाहिए कि आप पे फर्ज हो गया कि आप उसके खिलाफ एडमिन रिव्यू करें, क्योंकि आप पे 320 तो आपको 10 साल। सर क्यों करें? इसलिए करें कि आप पे ये डिसेप्शन गलत लगी हुई है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से कंटेस्ट करें। और मैं ये समझता हूँ कि रिजल्ट चाहे जो भी आए, 320 के ऊपर आपके ऊपर ये जो चांद ग्रेन लग गया है, इसको आपको हर सूरत रिमूव करना चाहिए।
बगैर सोचे समझे करना चाहिए, अदरवाइज तो रुमान साहब आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मतलब अगर आप डिसेप्शन को डिफेंड नहीं करते तो सारी जिंदगी के लिए रोहन आप साहब कोई एप्लीकेशन कार्य नहीं, रोहन साहब इस पे तो कोई क्वेश्चन राइज ही नहीं हो सकता। आपको हर सूरत, आपका कसूर ही कोई नहीं, आपने कोई गलती ऐसी की नहीं। अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि डिसेप्शन नहीं लगी, सिंपल एक रिफ्यूजल आया और एक कोई जनरल सा रिफ्यूजल है, क्या सेम कॉस्ट लेटर के ऊपर दोबारा आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं स्किल्ड वर्कर वीजा की? क्यों? इसलिए कि जो एक कॉस्ट आपको एलोकेट किया गया है उसी की एडमिन रिव्यू आपकी कंटिन्यूएशन है ना, उन्होंने आपको एक राइट नहीं, फ्रेश एप्लीकेशन, फ्रेश एप्लीकेशन कैसे कर क्योंकि वो कॉस्ट यूज हो चुका है, कॉस्ट यूज हो चुका है, आपको नया कॉस्ट चाहिए होगा, नया कॉस्ट चाहिए। अगर और नया कॉस्ट पे करेंगे तो रुमान साहब मैं तो ये बहुत ही कहने में जरा सा भी हेजिटेट नहीं करूंगा कि रुमान साहब आप नया कॉस्ट लेंगे तो किस एम्प्लॉयर, नए एम्प्लॉयर से लेंगे? नहीं, सेम एम्प्लॉयर से। अगर सेम एम्प्लॉयर से उसी कोड पे लेते हैं तो वो तो आपको पहले ही डिफीट कर चुके हैं। देखे ना क्या नई चीज उसमें इंट्रोड्यूस। लोगों की सोच ये होती है कि दोबारा एप्लीकेशन नहीं, आपको फिर एडमिन रिव्यू आपको नहीं, वो कहते हैं कि फ्रेश एप्लीकेशन करेंगे टाइम बचेगा, एडमिन रिव्यू 6 महीने 8 महीने 10 महीने 12 महीने लगेंगे, फ्रेश एप्लीकेशन 1 महीने में डिसाइड होके आ जाएगी। तो हम एक नया कॉस्ट लेते हैं एम्प्लॉयर से सेम कोड में। हाँ, कुछ लोग गलती करते हैं कि वो किसी और एम्प्लॉयर से डिफरेंट कोड में लेते हैं। हाँ। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले ये बताएं कि अगर सेम कोड में सेम एम्प्लॉयर से सेम जॉब डिस्क्रिप्शन में आप लेते हैं तो क्या वीजा फिर दोबारा लग जाएगा या फिर इंटरव्यू आ जाएगा? देखिए रुमान साहब पॉइंट ये है कि बार तो नहीं है ना, नई एप्लीकेशन डाली, नया कॉस्ट डाला। हाँ, होम ऑफिस के पास आपकी प्रीवियस हिस्ट्री तो मौजूद है, होम ऑफिस के पास आपकी एक एक चीज मौजूद है। अब आप दो चीजें हैं, सोचें इस पे पॉजिटिवली। आपको एक पहले कॉस्ट पे रिफ्यूज किया गया, उन्होंने कहा आप इस पे एडमिन रिव्यू कर लें, ठीक है, और आपका सवाल ये है कि जी वो बड़ा लंबा टाइम लगेगा, दिस इन दैट, नया कॉस्ट टाइम बचाने के लिए करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि होम ऑफिस का रिजल्ट वुड बी दी सेम होगा, और हो सकता है कि आपको 320 भी शायद, मतलब इस बात की गारंटी नहीं है, नहीं। इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका दोबारा इंटरव्यू नहीं आएगा, आपका दोबारा रिफ्यूजल नहीं होगा। हाँ, बेटर एप्लीकेशन का अगर आप करते हैं, बेटर रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जो प्रीवियस रिफ्यूजल्स हैं उनको आप कवर लेटर के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं तो शायद आपका डिसीजन डिफरेंट आ जाए। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताएं, एडमिन रिव्यू का टाइम आजकल जैसे कि बहुत लंबा आ रहा है, लेकिन डिसेप्शन वाले केसेस में या आम केसेस में फिर भी एडमिन रिव्यू लोग जो करते हैं उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें कि क्यों करें या उससे चांसेस कैसे इंक्रीज हो सकते हैं वीजा लगने के, क्या वाकई वीजा लगेगा लोगों का? देखिए रुमान साहब पॉइंट ये है कि अब डिपेंड करता है कि आपने अपने केस को प्रेजेंट कैसे किया, आपका इंटरव्यू कैसा गया। लेकिन मेरा फिर वही आपसे एक ही सवाल का जवाब है कि आपके पास और कौन सा राइट है जिसको आप अवेल कर सकते हैं? और कोई राइट नहीं। हाँ नहीं, आपने वो जो फ्रेश एप्लीकेशन, फ्रेश कॉस्ट, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब पॉइंट ये है कि मुझे ये लगता है क्योंकि आप अगर जेन्युइन हैं और आप ठीक हैं तो फिर आपको एडमिन रिव्यू बहुत स्ट्रॉन्ग डालनी चाहिए, और चाहे उसका रिजल्ट रुमान साहब चाहे साल में आए, चाहे 6 माह में आए, चाहे 3 दिन में आए, चाहे 2 साल आए, मैं ये समझता हूँ इस डिले की वजह से आप एडमिन रिव्यू ना करें, ये मैं समझता हूँ कि आप अपने साथ एक जुल्म कर रहे हैं, अपने साथ एक ज्यादती कर रहे हैं। आपको एडमिन रिव्यू हर सूरत में डालना चाहिए, लॉन्च करना। जिस यहाँ मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगा कि एडमिन रिव्यू करते हुए सिर्फ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है और एंड पे 3000 कैरेक्टर आप लिखते हैं, वो नहीं, जो मैंने देखा है कि आउटसाइड यूके से काफी सारे लोग वो 3000 कैरेक्टर्स में चंद लाइनें आती हैं। आपको बहुत डिटेल्ड से ग्राउंड उसके अंदर लीगल फ्रेमवर्क को कवर करना है, केस लॉज देने हैं, सेपरेटली आप विटनेस स्टेटमेंट तैयार करें, एम्प्लॉयर से सपोर्ट लेटर दें प्लस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई नहीं हो सका तो उस एम्प्लॉयर से भी लेटर लें। अगर आपकी कहीं पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, कहीं कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाया, आप प्रॉपर बंडल बना के फिर आप एडमिन रिव्यू को करें फुल फोर्स के साथ। शेख साहब थैंक यू सो मच, एनी लास्ट कमेंट? देखिए रुमान साहब, इस पे मेरा एक सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जो एडमिन रिव्यू है अगर ये रिफ्यूज हो जाती है और हम इस एडमिन रिव्यू में किसी वजह से नहीं सक्सेसफुल हो सकते तो क्या उनका फ्यूचर डार्क हो जाता है? क्या वो होम ऑफिस परमानेंटली या फॉर एवर उस शख्स को समझता है कि ये अब जिंदगी में कभी इस रूट से दोबारा इस डोर से एंटर हो सकता है या नहीं हो सकता? ये बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या सबसे पहली बात कि क्या आपका रिफ्यूज हुआ, आपको उसको हार्ट अटैक ले लेना चाहिए? सेकंड थिंग इज एडमिन रिव्यू के लिए अगर आप करेज पैदा करते हैं कि एडमिन रिव्यू करके इस वजह से आप आराम से घर बैठ जाएं कि जी 1.5-2 साल लग रहे हैं,
और उसके बाद अगर एडमिन रिव्यू रिफ्यूज हो जाती है किसी वजह से, तो क्या आपका ये फ्यूचर जो है वो एक्सटेंड टू यूके बिल्कुल ब्लाइंड हो गया, ब्लैंक हो गया? रिफ्यूजल अगर किसी का आ जाए, हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिनके 5-5 दफ़ा रिफ्यूज़ हुए हुए थे, 6-6 दफ़ा रिफ्यूज़ हुए हुए थे। हमने उनकी 7वीं 8वीं दफ़ा एप्लीकेशन की अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रीवियस एजेंट, प्रीवियस कंसल्टेंट या वो खुद ओवर क्लेवर बन रहे थे और उन्होंने एप्लीकेशन करके खुद अपनी एप्लीकेशन ख़राब की। हम जब ठीक तरीके से की एप्लीकेशन तो हमने उनके सक्सेस ली है। आपका एक दफ़ा रिफ्यूज़ल आए, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सेकंड एप्लीकेशन नहीं कर सकते। चाहे वो सेकंड एप्लीकेशन अगले दिन कर रहे हैं, 6 महीने बाद कर रहे हैं या 1 साल बाद कर रहे हैं, हर एप्लीकेशन का एक अपना मेरिट होता है। Yes. उसके ऊपर वो डिसाइड होती है। आप बिल्कुल यहाँ पे जिंदगी खत्म नहीं होती, आप मूव ऑन करें। मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ, आप कोई भी एप्लीकेशन कर रहे हैं, सेटलमेंट जैसे स्किल वर्कर वीजा लीडिंग टुवर्ड सेटलमेंट है। स्टूडेंट आप 2, 3, 4 साल के लिए आ रहे हैं, हाँ विजिट वीजा वालों की एक डिफरेंट स्टोरी होती है। लेकिन अगर ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जो कि लीडिंग टुवर्ड्स सेटलमेंट है, आप अपने कामों को छोड़ के हाथ पे हाथ रख के ना बैठ जाएं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते रहिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करते रहिए। वीजा लगे तो फिर अपनी जॉब को क्विट करके आगे मूव ऑन करें। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ नहीं सकते। रोमान साहब, पॉइंट ये है कि सिंपल वर्ड है, एक दफा रिफ्यूज हो गया, फॉर एवर रिफ्यूज हो गया, या उसके बाद आप दोबारा कर सकते हैं सर। यस। हाँ, अगर आप पे डिसेप्शन लगी है तब आपको चैलेंज करना है, आपको डिफेंड करना है। लेकिन सिंपल डिसेप्शन में तो 10 साल क्लियर सर, जनरल ड्यूटी काटा इसको कहते हैं, सिविल प्रोसीजर में, लॉ में स्टॉपल भी कहते हैं। ये इस पे नहीं लगता। आपका ये क्लियर कट आंसर। अब रुमान साहब रह गया कि अगर आपने किसी और कैटेगरी में जाना है इसके अलावा, जा सकते हैं सर, जा सकते हैं। रुमान साहब, हमारे पास है कि विजिट वीजा रिफ्यूज हुआ क्लाइंट का, उसका एडीआर किया और वो सक्सेसफुल हो गया। ये मेरिट्स हर केस के अपने हैं। स्किल वर्कर वीजा किसी का रिफ्यूज हुआ है, कल को उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने स्पाउस वीजा पे आ सकता है। इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो, स्टडीज पे आ सकता है। आप फिर तो कोशिश कर सकते हैं जॉब पे। वे आउट्स मौजूद हैं। प्रॉपर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी चाहिए। आप हजारों पाउंड लगाते हैं, एजेंट्स को दे देते हैं इतने सारे पैसे, होम ऑफिस को 7-7, 8-8 हज़ार फीस देते हैं। आप एक प्रॉपर क्वालिफाइड लॉयर को पैसे देके आप उससे अपनी फाइल चेक करवाएं। सिर्फ फाइल चेक करवाने के अगर आप पैसे खर्च करके, आपको लॉयर बता देता है ये काम करें या ये काम ना करें, तो यहाँ से आपके हजारों पाउंड बच सकते हैं। इसमें एक बात जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो लोग कॉस्ट ले रहे होते हैं वो उनको यही बताया जा रहा होता है कि जी हम ही आपका वो वीज़ा अप्लाई करेंगे, और उनके पास वो इंफॉर्मेशन टेंटेटिव टाइप होती है। और हमने, मेरा ख्याल में 20-30%, अगर मैं, मुझे प्लीज़ रेक्टिफाई करें, अगर 20-30% हमारे पास ये क्वेरीज भी आई हैं कि वो जो वीज़ा एप्लीकेशन उनकी अप्लाई की गई हैं उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हैं, और उनकी वजह से वो बेचारे ओरिजिनल कॉस्ट लेके भी रिफ्यूज हुए हैं। तो ये भी एहतियात करें। वो एक्सपर्ट नहीं थे ना, एक्सपर्ट नहीं, प्रोफेशनल नहीं थे। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भी किसी ऐसे बंदे से फिल करवाते हैं जो प्रोफेशनल नहीं है, तो एरर हो सकता है। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे कमेंट्स भी कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपको आंसर करें। अल्लाह हाफिज़।